कौन सी एज पर एक लड़की को एक गायनेकोलॉजिस्ट से पहली बार मिलना चाहिए? Gynecologists nowadays are non-judgmental. Don't worry. If you would go and you tell them that you are sexually active, they would do pap smear for you. Because as soon as somebody is sexually active, you should get pap smear. अगर एक बार infect कर देता है तो क्या PCOS, PCOD is 100% lifestyle disease? Absolutely. लड़कों में भी ये पेनाइल कैंसर, वल्वल वॉट, एनल वॉट, ओरल वॉट और ओरल कैंसर कर सकता है। अच्छा, शुरू के 5 सालों में इरेगुलर साइकिल नॉर्मल है? बिल्कुल, अभी तो ब्रेन और ओवरी की एक्सेस ही नहीं डेवलप हुई। 5 साल तक आप उसको पीसीओडी नहीं कह सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस जो बन रहा है वो पीरियड्स की वजह से बन रहा है। तो फिर पीरियड्स क्यों दिए थे? तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये पेन नॉर्मल पेन नहीं है, ये एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा रही है कंडीशन? कि कुछ नहीं होता, 2 दिन का पेन है, ये दीजिए पेन किलर ठीक हो जाएगा। बट आज की डेट में मैं डरती हूँ, ये नहीं कह सकती मैं, क्योंकि उस बच्चे को अगर एंडोमेट्रियोसिस आज की डेट में मैंने डायग्नोस नहीं की तो शायद 5 साल के बाद शी विल बी इन सिवियर पेल्विक पेन थ्रू आउट द मंथ। प्रोबेबल ट्रीटमेंट ये है कि हम पीरियड्स को रोक देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। उसका महीना बंद नहीं करती तो ये हर महीने डिटेरियोरेट हो रही है कंडीशन, हर महीने, क्योंकि वो ब्लड अंदर भी गिर रहा है। सेक्स ही नहीं कर पा रहे, इतना पेनफुल सेक्स है, क्योंकि आपका हिट करता है वहां पर जहां पर बिल्कुल एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट गिरे पड़े हैं। ओवरी के अंदर अगर इतना चॉकलेट कलर का ब्लड, ओल्ड कोलतार जैसा ब्लड भरा पड़ा है तो ओवरी फंक्शनल तो है नहीं। 5 साल में ये बच्ची जो है ये अपना बच्चादानी निकलवाने के लिए मेरे पास आएगी, जबकि इसकी उम्र तब सिर्फ 25 साल होगी। नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। इस पॉडकास्ट के साथ मेरा यह मिशन है कि मैं आप सभी को आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में, क्रिएट करने में मदद कर सकूँ। और ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, खुद की तरफ लौट आने से, अपने आप को बेहतर समझने से। हर हफ्ते हम एक अलग टॉपिक के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर समझते हैं और आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन की। ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक लड़की को अपनी खुद की बॉडी के बारे में जानकारी उनकी या तो माँ से मिलती है, बड़ी बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आसपास के नेबरहुड से मिलती है। और जनरली ये जो जानकारी होती है ये शेम के स्पेस से आ रही होती है, एक टैबू के स्पेस से आ रही होती है, तो आधी अधूरी होती है। इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, फिक्शन है। और आज मैं एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ ये कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ ताकि हम फैक्ट्स और ट्रूथ को इस मिसकंसेप्शन के वर्ल्ड से निकाल कर आपके सामने रख सकें। वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्ट्स अबाउट योर फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इशूज, एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, PCOD, everything in detail. So do watch this conversation till the very end. आज इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अरुणा कालरा, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज़ हेड ऑफ लैब एंड रोबोटिक गायनेकोलॉजी एट CK बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव एंड ये मम्स क्लिनिक गुड़गांव की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने किताब लिखी है आई वॉन्ट अ बॉय दैट टॉक्स अबाउट जेंडर प्रेफरेंसेस इन आवर सोसाइटी एंड ये एडवोकेट करती हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए थ्रू दिस बुक एंड अदरवाइज ऑल्सो। बट बिफोर वी मीट हर इन दिस पॉडकास्ट, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हम पॉडकास्ट के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, अगर आपको पसंद आती है हमारी कोशिश तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इन कॉन्वर्जेशंस को अपने सभी नेटवर्क्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर, ताकि ये मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस जो किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखती हैं उन लोगों तक पहुँच पाए और जो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हैं वो हमें और भी लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। So do support the channel if you like the work that we are doing here. And now let's meet Dr. Aruna Kalra on the Journey Within podcast. डॉक्टर कालरा, कौन सी एज पर एक लड़की को एक गायनेकोलॉजिस्ट से पहली बार मिलना चाहिए? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे मिलना और बातें करना। हाँ, स्ट्रेट टू द क्वेश्चन कि एक लड़की को किस एज पर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए।
तो जैसे ही किसी की प्यूबर्टी शुरू होती है, जैसे अगर आपके प्यूबर्टी तो खैर ब्रेस्ट बड शुरू होने से ही हो जाती है, बट आई वुड नॉट से कि इमीडिएटली अ मदर शुड टेक हर डॉटर टू गायनेकोलॉजिस्ट। आपके पीरियड्स शुरू होते हैं तो आपकी माँ थोड़ी चिंतित हो जाती है कि पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, 2-2 महीने पर आ रहे हैं या 15 दिन पर आ रहे हैं। आई थिंक जैसे ही किसी लड़की के पीरियड शुरू होते हैं, उसकी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, not for any gynec checkup. It's like pubertal एज में, मेनोपॉजल एज में, प्रेगनेंसी, इन सब जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज हो रहा है, उस वक्त थायराइड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है तो उसको पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो 2-3 चीज़ें, विटामिन डी ठीक है कि नहीं, हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, और उसकी प्यूबर्टी जो है ठीक से, पीरियड्स की साइकिल, समटाइम्स मदर्स आर वरीड के साइकिल्स बहुत प्रोलॉन्ग हो रही है, 2-2 3-3 महीने पर आ रही है, जस्ट टू हैव अ रीअश्योरेंस दैट माई डॉटर इज़ हैविंग अ नाइस प्यूबर्टी, और ये विद इन नॉर्मल ब्रैकेट में है, उसको समझने के लिए। अगर थायराइड प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो प्लीज़ उसे ट्रीट कराइए, आयरन डेफिशिएंसी है तो उसे ठीक कराइए। तो पहला विजिट तब होना चाहिए। उसके बाद आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आज मैं ये कहूँगी कि प्यूबर्टी जैसी लड़की को ही उसको आप लेकर आइए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो शायद मैं ये समझूंगी कि आप भी अभी तक अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि बहुत सारी मदर ना तो करती हैं, दे आर नॉट ब्रेस्ट अवेयर, बट इफ़ दे वुड गेट देयर डॉटर्स, क्योंकि माँ के लिए एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो 16 साल पर भी हमने ब्रेस्ट कैंसर देखा है, 17 पर भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है, इतनी अर्ली एज में हो रहे हैं। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उसको भी सिखाइए, खुद भी सीखिए और ब्रेस्ट अवेयर बनिए। सो दैट्स द टाइम व्हेन अराउंड आफ्टर 12 years till 16 years, if this is the puberty time, you should take your daughter to gynecologist. Now, this is such an eye-opening information क्योंकि at the age of 12 मुझे लगता है इंडिया में majority of the girls, maybe I can say 90% of the girls ने एक गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं मिला होगा या उनकी फैमिली ने उनको नहीं मिलवाया होगा। मैं तो शायद 100% भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता एट दैट एज बिल्कुल कोई लेकर आता है। और आप कह रहे हो कि उस एज से ही आपको एग्जामिन करना शुरू हो जाना चाहिए। यू नो, पीरियड्स के अराउंड, मेंस्ट्रुएशन के अराउंड हमने बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस को नॉर्मलाइज कर दिया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन होना नॉर्मल है पीरियड्स के टाइम पर, मूड स्विंग्स नॉर्मल है, कभी कभी साइकिल जंप होना या इरेगुलर होना नॉर्मल है। ये सब आपने अपने घरों में सुना है, राइट? पीरियड्स के बारे में, आपकी फीमेल बॉडी के बारे में आपको यूजुअली या तो अपनी माँ से या अपनी बहन से या कुछ फ्रेंड्स से, फीमेल फ्रेंड्स से, यहीं सबसे आप सुनते हो पीरियड्स के बारे में, और आपका एक लिमिटेड सा नॉलेज का एक लैंडस्केप बन जाता है अबाउट दिस। तो ये जो चीज़ें हमने नॉर्मलाइज कर दी हैं अबाउट पीरियड्स, टेल मी, इनमें से क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है? व्हाट आर द अर्ली साइंस दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट आवर पीरियड्स आर नॉट गोइंग द वे दे शुड? आई थिंक वो वहीं से शुरू हो गया, जब हमने 12 से 16 साल या 15 साल की लड़की के पीरियड शुरू हुए। तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब माँ लेकर आई है उसे, तो उसे HPV वायरस का वैक्सीन भी लगवाना है, विच इज़ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, विच इज़ गिवन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिफोर द एज ऑफ 15, 2 doses, बिकॉज इट्स अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस HPV। और गार्डासिल के नाम से इंजेक्शन आता है, जो कि हम 15 साल से छोटे बच्चों को, लड़की और लड़का दोनों को लगा। ये लड़कों को भी लगता है? क्योंकि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। जैसे ये लड़कियों में बच्चेदानी के मुंह या सर्विक्स का कैंसर कॉज कर सकता है, या वेजाइनल वॉट कॉज कर सकता है, वल्वल वॉट कॉज कर सकता है, वैसे लड़कों में भी ये पेनाइल कैंसर, वल्वल वॉट, एनल वॉट, ओरल वॉट और ओरल कैंसर कर सकता है। सो HPV वायरस का जो वैक्सीन है वो आजकल दोनों बच्चों को लगता है। तो ये वहाँ से शुरू हो गया। अभी सोचिए, आपकी बच्ची 15 साल से छोटी है, आपका बेटा 15 साल से छोटा है, और आपको तभी वो वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि वो बेस्ट एज है। 15 से 27 इज ऑल्सो अ गुड एज, बट प्रेफरेबली बिफोर द एज ऑफ 15। 1 सेकेंड के जब आपके बच्चे को पीरियड शुरू होते हैं, तो आपकी मतलब ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है यहाँ पर कि पीरियड्स शुरू होने पर हमारी माँ ने सिर्फ इतना कहा था कि ये कपड़ा है, ऐसे लगा लो, महीना भर आएगा, अब बस हो गया। उसके आगे वो भी शर्म में नहीं बताती थी, और हम तो खैर पूछ ही नहीं सकते थे।
आजकल स्कूलों में ये क्लासेस हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बताया जाता है कि ग्रोइंग अप क्या है, ग्रोइंग अप क्लासेस क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। और मैं एक स्कूल में गई थी जहाँ की मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की 12 साल की लड़की थी, उसने मुझे क्वेश्चन खड़े होके पूछा कि ये क्लास सिर्फ हम लड़कियों की क्यों हो रही है, लड़के क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि अगर हमें मेंसेस हो रहा है, हमें स्टेन लग गया है या हमें पेन हो रहा है, तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए, दे शुड बी सपोर्टिव ऑफ अस। एंड इट वाज सच अ नाइस क्वेश्चन फ्रॉम दैट 12 years old गर्ल, दे आर सो अवेयर अबाउट इट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें माँ भी बताए तो अच्छा है कि देखिए ऐसे ऐसे पीरियड शुरू हुए हैं, दिस इज योर फर्टिलिटी एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड साइन। पीरियड की साइकिल 21 दिन से 35 दिन तक कुछ भी हो सकती है। तो कई बार माँ को लगता है कि मेरी बेटी को महीने में 2 बार साइकिल आ गई। कैसे? अगस्त का महीना था, 2 तारीख को आया और फिर 28 को फिर आ गई। वो महीने में 2 बार नहीं है। आप देखिए 27 दिन का गैप है, उसमें 26 दिन का गैप है। तो साइकिल 21 दिन से पहले या 3 हफ्ते से पहले नहीं आनी चाहिए और 35 दिन से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पर ये भी बात है कि शुरू के 5 साल तक इरेगुलर साइकिल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 3 महीने नहीं आई, 6 महीने नहीं आई, बच्ची तो खुश है, सेलिब्रेट कर रही है इस बात को कि उसको नहीं पैड लगाना पड़ा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा, शुरू के 5 सालों में इरेगुलर साइकिल नॉर्मल है? बिल्कुल। अभी तो ब्रेन और ओवरी की एक्सेस ही नहीं डेवलप हुई, तो 5 साल तक आप उसको पीसीओडी नहीं कह सकते हैं। मगर अगर आपका बच्चे का बीएमआई हाई है बचपन में ही और फिर वो प्यूबर्टी क्रॉस कर गया, तो भी उसके पीरियड इरेगुलर हैं, डिलेड हैं या फिर शॉर्ट साइकिल्स हैं, तब वो शायद स्लिप हो गया पीसीओडी में। तो हमें वो बच्चों की बीएमआई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है इस यंग एज में। तो 1 साइकिल कितनी लंबी है, हो रही है या लेट हो रही है, उसकी चिंता मत करिए पहले 5 साल तक। पेनफुल साइकिल है तो प्लीज़ अपनी बेटी को पेन किलर लेने दीजिए। पेन किलर लेने से उसकी फर्टिलिटी का कुछ इफेक्ट नहीं होगा फ्यूचर में। आपको वो उस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। आप सोचिए कि अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसकी उसने पूरे साल तैयारी की है या उसका बहुत अच्छा टूर्नामेंट है कोई आने वाला, तो क्या वो, आप सोचिए क्या साइना नेहवाल वगैरह अपने टूर्नामेंट छोड़ देती हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, क्योंकि मुझे आज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो रहा है? कुछ तो लेती होंगी वो। तो आप मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में पीरियड्स के लिए दर्द के लिए दवा लेना बिल्कुल नॉर्मल है और फ्यूचर फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। क्या सभी पेन किलर्स जो पीरियड क्रैम्प्स के लिए होते हैं सब सेफ हैं? और किस क्वांटिटी में लेना चाहिए? और क्या आप रोज ले सकते हो? अगर आपकी पीरियड्स 3 से 5 दिन के हैं तो क्या आप 5 दिन 2-2 टाइम पेन किलर्स ले सकते हो? इतना लेना सेफ है? सेफ है। मोस्टली इस लेवल का पेन नॉर्मल होता नहीं है। मोस्टली पेन सेकेंड डे पर ज़्यादा होता है। सेकेंड डे पर 2 पेन किलर लेना इज नॉर्मल। थर्ड डे पर भी होता है, वो भी नॉर्मल है। आपने पूरे महीने में 4 पेन किलर लिया, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट पेन को ऑल्टरनेटिव मेथड से भी तो कम किया जा सकता है। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम कर देते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल कम कर देते हैं, पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बहुत बार सिर्फ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव हैं, हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हैं, जिम अगर कोई लड़की जाती है या रनिंग करती है या जो भी गेम टीम एक्टिविटी में है, अगर वो करती रहती है तो पेन कम होता है। तो आपको और ऑल्टरनेटिव लाइक आप उसको हॉट बेवरेजेस दीजिए और काम, बच्चा पेट पकड़कर बैठा हुआ है और आजकल की माएँ घर में काम होते भी नहीं है, वो भी अलग बात है, बट यू शुड कीप हर ऑक्यूपाइड, तो उससे भी कम होता है। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेन अगर आपका कुछ दिन पहले से शुरू हो गया है और 2 या 3 दिन ना रहकर 5-6 दिन तक रह रहा है, विच इज़ नॉट नॉर्मल, ओके। अगर आपकी बेटी को इतना पेन हो रहा है तो ये कह के कि ये पेन तो हमें भी होता था, इसमें क्या है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, प्लीज़ इसको ट्रिवलाइज मत करिए उसके पेन को। वो पेन में अगर है तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आजकल बीमारी है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, और सब क्लिनिकल लेवल पर अगर एंडोमेट्रियोसिस चल रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिखेगा और एमआरआई में भी नहीं दिखेगा, मगर वो सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम से हमें डायग्नोस होता है। और मैं यहाँ पर मुझे कहना होगा कि मैं भगवान से इतना नाराज़ हूँ इस बात पर कि एक लड़की को जब पीरियड शुरू होते हैं तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वो फर्टाइल है, वो लड़की है, ठीक है, उसका यूटरस ठीक है, ओवरीज ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मैनी कम्युनिटीज़ एंड मैनी स्टेट्स। साउथ इंडिया में तो काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है। भी किया जाता है। लेकिन
अभी वही पीरियड्स रिट्रोग्रेड जाकर फलोपियन ट्यूब से वापस जाकर ओवरी पर गिर रहे हैं, आपके यूरिनरी ब्लैडर पर गिर रहे हैं, रेक्टम पर गिर रहे हैं, पॉटी वाले रास्ते पर गिर रहे हैं और सिवियर पेन दे रहे हैं आपको, क्योंकि जहाँ पर वो ब्लड गिरा है वहाँ से निकलने का तो कोई तरीका है नहीं। तो वो एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस जो बन रहा है वो पीरियड्स की वजह से बन रहा है। तो फिर पीरियड्स क्यों दिए थे? मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा कि ये अभी रीसेंट बीमारी है। एक ये एंडोमेट्रियोसिस बहुत सालों पहले हम अपनी बुक्स में चैप्टर को ऐसे पन्ने पलट के हटा देते थे, क्योंकि बीमारी एग्जिस्ट बहुत ही रेयर, इसका तो कोई पेशेंट आएगा ही नहीं। हाँ, और अभी इतना बढ़ गई है आफ्टर कोविड। ऑटो इम्यून, मोस्टली ऑटो इम्यून इज द कॉज ऑफ दिस इलनेस। तो अगर मैं आज से 20 साल पहले की प्रैक्टिस बोलूं तो मैं भी यही कहती थी माँ को कि कुछ नहीं होता, 2 दिन का पेन है, ये दीजिए पेन किलर, ठीक हो जाएगा। और बिटिया को भी यही कहती थी, एक्सरसाइज करो बेटा, खाओ पियो गर्म चीज़ें, सूप लो और ठीक हो जाएगा। बट आज की डेट में मैं डरती हूँ, ये नहीं कह सकती मैं, क्योंकि उस बच्चे को अगर एंडोमेट्रियोसिस आज की डेट में मैंने डायग्नोस नहीं की तो शायद 5 साल के बाद उसका पूरा का पूरा फर्टिलिटी ऑर्गन, यूट्रस, ओवरीज, फलोपियन ट्यूब, सब कुछ एनगल्फ हो जाएगा एंडोमेट्रियोसिस में, एंड शी विल बी इन सिवियर पेल्विक पेन थ्रू आउट द मंथ। तो यानी कि कभी भी पेन फ्री डेज होंगे ही नहीं। मैं एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपसे और बात करना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जब हम बात करते हैं, सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं। आजकल जैसा आपने कहा कि बहुत कॉमन हो गया है। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को जानती हूँ, कुछ फ्रेंड्स की यंगर सिस्टर्स को जानती हूँ जिनको एंडोमेट्रियोसिस है। तो सबसे पहले तो एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि एंडोमेट्रियोसिस इन लेमैन टर्म्स होता क्या है, और एंडोमेट्रियोसिस के क्लियर कट सिम्टम्स क्या है, अदर देन पेन कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पेन को क्वांटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। किसी के लिए 0 से 10 तक का पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी को शायद उस 10 लेवल पर उतना पेन ना लगे। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये पेन नॉर्मल पेन नहीं है, ये एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जा रही है कंडीशन। एंड थर्डली, एंडोमेट्रियोसिस का आपके फर्टिलिटी पर आगे जाकर क्या इफेक्ट पड़ता है? एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियम से बना है। एंडोमेट्रियम यूट्रस की लाइनिंग होती है जो हर महीने शेड हो रही है, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती क्यों? एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक क्यों हुई? क्योंकि हर महीने बेबी रिसीव करने के लिए, बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती है। बट हर महीने तो कोई बेबी नहीं आता, तो वो शेड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, अब अगर वही एंडोमेट्रियम लाइनिंग वहां पर बनने के बजाय ओवरी में भी बनने लग गई, फलोपियन ट्यूब में भी बनने लग गई, अंदर सभी ऑर्गन्स के ऊपर बनने लग गई, तो वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। अब वो जो ब्लीडिंग अंदर हो रही है उसको एग्जिट तो कोई है नहीं, तो जब एग्जिट नहीं है तो वहीं फैलता जा रहा है। अब आप सोचिए, आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के ऊपर भी सारा ब्लड फैल रहा है। अब जहां जहां ब्लड फैलता है वो हीलिंग मैकेनिज्म से सब कुछ चिपकने लगता है, क्योंकि जहां ब्लड फैला वहां पे फलोपियन ट्यूब, ओवरी, सब पेरिटोनियम आके चिपक जाती है। हर महीने ये प्रक्रिया चल रही है, आपको हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, वहां पर भी हर महीने पीरियड आ रहे हैं, अंदर भी ओवरी के अंदर ओल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट होता जा रहा है, जिसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अब वो इतनी स्ट्रेच हो गई ओवरी कि उसमें इतना सारा मेंस्ट्रुअल ओल्ड क्लॉटेड ब्लड भर गया कि जो एग्स हैं वो एकदम बाहर परत पर चिपक गए हैं और वो फंक्शनल नहीं है। अगर बिल्कुल एग्स को कंप्रेस कर दिया आपने और ट्यूब और ओवरी की एनाटॉमी ही बिगड़ गई, उनका अलाइनमेंट ही बिगड़ गया, तो आप कैसे प्रेग्नेंट होंगे? आपके यूट्रस की मसल लेयर में भी ब्लड सीप करने लग जाता है। उस मसल लेयर में सिर्फ 1 वे एंट्री है। आप वहाँ ब्लड कैविटी से मसल लेयर में गया, इकट्ठा हो गया, यूट्रस फूल गया, अब वापस कैसे आएगा? देयर इज नो एग्जिट। सो एवरी मंथ दैट मसल लेयर ऑल्सो गेटिंग स्वोलन, उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। तो अब अगर आपकी सारी बॉडी अंदर से चिपकती जाएगी तो आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट तो नहीं हो पाएंगे। एग्स आर नॉट फंक्शनल, ट्यूब्स एंड ओवरीज आर नॉट एनाटॉमिकली अलाइंड, इस वजह से नहीं है। और पेन जो आपने कहा कि वी कैन नॉट मेजर, बट दिस पेन इज एक्चुअली सिवियर। ओके, आप अगर एक ऐसे पेशेंट से मिलेंगे जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, जब मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको मैं देखती हूँ कि उसको एंडोमेट्रियोसिस दिखाई दे रहा है, सिम्टम्स से समझ में आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में या एमआरआई में, मैं बाहर की ओपीडी के
को बिल्कुल भूल जाती हूँ। बाहर 50 पेशेंट बैठे हैं, मुझे लगता है पहले इसको एड्रेस करना है, इसके दिमाग में ड्रिल करना है कि इसकी बीमारी की जड़ क्या है, समझाइए इसे। इसको जब तक बीमारी का कारण नहीं समझ में आएगा, ये ट्रीटमेंट के लिए ओपन अप नहीं होंगी। आप सोचिए, अगर एक 18-19 साल की लड़की मेरे पास आ रही है अपनी माँ के साथ, और वो कह रही है कि मुझे कंटिन्यूअसली पेन है, पेल्विक पेन, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि मुझे यूरिन जाना है, जाती हूँ नहीं आता है, पॉटी का मन होता है, प्रेशर सारा टाइम पॉटी के रास्ते में लगता रहता है, आई गो टू पूप मगर वो नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, एक्चुअली है नहीं कुछ वहाँ पर, कॉन्स्टेंटली प्रेशर ब्लड का है, वो ब्लड इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हुआ है, तो महीने दर महीने इकट्ठा होकर वो प्रेशर बना रहा है यूरिनरी ब्लैडर पर, रेक्टम पर। और पीरियड्स का पेन इतना सिवियर है कि मुझे 5, 10, 15 दिन पहले से शुरू हो जा रहा है, जब पीरियड शुरू हो रहे हैं और सिवियर हो जाता है, और पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं हो रहा है। अगर कोई मैरिड है तो सेक्सुअली बहुत पेनफुल है, शी कैन नॉट हैव इंटरकोर्स, वो एक अलग बात है। तो अगर 18 साल की लड़की मेरे पास ये कह रही कि इतना दर्द है, तो अगर उसके पास अल्ट्रासाउंड नहीं भी है तो मुझे समझ में आ गया कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है। बट एनीवे, अगर उसके पास अल्ट्रासाउंड या एमआरआई है जिससे कि कंफर्म हो रहा है, तो भी अगर मैं उसकी माँ को ये कहूँगी कि देखिए ऐसा है, आपकी बेटी की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज दी जड़, वो उसकी बीमारी का रूट कॉज है, उसको बंद करना पड़ेगा। तो माँ एकदम वो हो जाएगी कि पीरियड्स बंद करना तो बड़ा अननेचुरल है, अगर एक नेचुरल प्रोसेस को बंद किया जाएगा तो क्या साइड इफेक्ट होगा, कितने महीने तक बंद करेंगे? मैंने कहा बहुत ज़्यादा महीने तक, सालों तक भी करना पड़ सकता है। तो आप तो मेनोपॉजल बना देंगी मेरी बेटी को, अगर मेनोपॉजल हो गई तो ये तो बहुत, और फिर बाद में फ्यूचर फर्टिलिटी। अब ये कैसे समझाऊं उनको कि ये टेम्परेरी है, अगर मैं आज की डेट में उसका महीना बंद नहीं करती तो ये हर महीने डिटेरियोरेट हो रही है कंडीशन, हर महीने, क्योंकि वो ब्लड अंदर भी गिर रहा है। बाहर तो जो पीरियड में हो रहा है वो गिर रहा है, लेकिन अंदर भी वो ब्लड उसके ऑर्गन्स के ऊपर गिर गिर के इकट्ठा हो रहा है। तो और कई बार ये चीज 5 साल तक अल्ट्रासाउंड एमआरआई में नहीं दिखती है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लड अंदर अंदर परतों में घिसता जा रहा है, अंदर सीप होता जा रहा है। तो 5 साल तक जब आपको अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में नहीं दिख रही है, तो माँ बिल्कुल भी नहीं मानेगी इस बात को कि ये तो डॉक्टर पागल हो गया, दिख नहीं रही बीमारी एमआरआई में और ये कह रहा है कि महीना बंद करने की दवाई दे रहा हूँ मैं 1 साल तक, 2 साल तक, 15 साल तक। तो ये बहुत अजीब बात है कि समझाया कैसे जाए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया 28 साल पर जब शादी होगी उसकी तब माँ बन पाए, या फिर एक पेन फ्री लाइफ जी पाए, तो ये तो करना ही पड़ेगा। देखिए, जब तक सब क्लिनिकल लेवल की बीमारी है, जब तक दिख नहीं रही है, पेन हो रहा है, या बहुत छोटी दिख रही है, छोटी छोटी 2-3 सेंटीमीटर की सिस्ट दिख रही हैं, ओवरी में चॉकलेट सिस्ट है, तब तक तो हम दवा से कम कर सकते हैं। जब ये बड़ी हो जाएगी तो हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी, पूरा सर्जरी करके एंडोमेट्रियोसिस का एक एक इम्प्लांट निकालना होगा उसमें से। सो जैसे मैं रोबोटिक सर्जन भी हूँ, तो जब मैं एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करती हूँ, फ्रोजन पेल्विस सब कुछ चिपका हुआ है, कुछ अलग से दिखाई नहीं दे रहा, ओवरी, आंतें, ब्लैडर, एवरीथिंग इज अ गट्ठा। ओके, अब उसको धीरे धीरे सेपरेट करना है, ढूंढना है कहाँ कहाँ एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट है, कहाँ कहाँ ब्लड के कलेक्शंस हो रहे हैं, और फिर पूरी कैविटी को क्लियर करके सारा, तब जाके मरीज का पेन ठीक होता है। लेकिन पेन ठीक होने के बाद जब दोबारा पीरियड होगा तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए आप कितनी जल्दी समझ गई। ये बात समझाने के लिए हमें पेशेंट के पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल है कि देखिए आज की डेट में मैं पूरा एक एक इम्प्लांट निकाल रही हूँ और 6 महीने तक शायद उसको बिल्कुल पेन नहीं होगा, लेकिन फिर से वो शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, तो फिर धीरे धीरे आपको, इट इज़ अ रिकरेंट डिजीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैंने आज की डेट में पूरा निकाल दिया, 1 साल 2 साल, कभी तो फिर दोबारा से वही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, सर्जरी करनी कई बार ज़रूरी होती है, हम करते भी हैं, मगर फिर भी ये समझाते हैं कि सर्जरी इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। आफ्टर सम ईयर्स यू वुड कम बैक और गो बैक टू सम अदर सर्जन कि ये तो दोबारा आ गई है,
तो हमें समझना ये है कि जब तक हम भगवान से क्वेश्चन करें और इसके कारण समझें या उससे ये पूछें कि भाई ये क्यों किया, तब तक जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसको प्लीज़ रिलीजियसली फॉलो करिए, क्योंकि यू आर दी गार्जियन, आप अपनी बिटिया की माँ हैं और वो 17-18 साल में शी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू टेक द डिसीजन फॉर हर सेल्फ। आप ही को लेना है, आप ही को समझना है, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए किसी भी पेशेंट को पेन में देखना और ना समझा पाने की वजह से ये फोर्स ही करना कि 5 साल में ये बच्ची जो है ये अपना बच्चादानी निकलवाने के लिए मेरे पास आएगी, जबकि इसकी उम्र तब सिर्फ 25 साल होगी। तो आप समझ रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस इतनी डिफ़िकल्ट बीमारी हो गई है। फर्टिलिटी तो जब तक हमारे पास पेशेंट आता है, फर्टिलिटी तो उसके दिमाग से निकल चुकी होती है। वो इतने पेन में होता है, उसका हस्बैंड, एवरीबडी हु इज़ अराउंड, वो हर एक कोई बहुत दुखी होता है उसके लिए, क्योंकि वो सारा टाइम पेट ऐसे पकड़ के बैठी रहती है। तो आप कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बचता है अगर एंडोमेट्रियोसिस को टाइम से डायग्नोस ना किया जाए और टाइम से ट्रीट ना किया जाए और फॉलो अप ना किया जाए। सॉरी टू ब्रेक योर फ्लो, बट आई वुड लाइक टू टेक योर 30 सेकेंड्स। अगर अब तक आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, अबाउट 150 सो फार, उनको जाकर चेकआउट कीजिए, क्योंकि दीज कॉन्वर्जेशंस विल शेप योर लाइफ इन अ वेरी मीनिंगफुल वे। हमारे इन कॉन्वर्जेशंस को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेटवर्क्स में शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार, एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द कॉन्वर्जेशन। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस के होने के कारण क्या है? कोई ऐसे क्लियर कट साइंस हैं, कोई ऐसे क्लियर कट हैबिट्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि हमारे हाथ में क्या है और ये कंडीशन किसी किसी को ही क्यों होती है? लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब पहले देती हूँ। किसी किसी को ही होती है बीमारी, और क्यों किसी किसी को होती है ये तो वो मरीज भी पूछना चाहता है जिसको कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद भी कैंसर हो जाता है, कि मुझे ही क्यों। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी को क्यों होती है। जिस बीमारी को का कारण समझ नहीं आता उसकी बहुत थियरीज बना देते हैं। तो अब मेडिकल में बहुत 5 थियरीज हैं इसकी। जेनेटिक हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कि बैक फ्लो हो रहा है मेंस्ट्रुएशन का। ऐसी और 2-3 स्टोरीज या थियरीज बना दी हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। मगर हमें ये समझ में आ गया है कि है ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जो कि फैल रहा है, गिर रहा है और बढ़ रहा है। और अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बंद कर दिया जाए तो ये जो इम्प्लांट्स हैं ये भी ग्रो करना बंद हो जाएंगे। अगर एलोपैथ में ये साइंस समझ में आया कि मेंस्ट्रुअल ब्लड है, इसको बंद करना है, तब बीमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगी या ऑपरेशन से निकालना है, तो वहीं पर मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी की भी बहुत मैं मानती हूँ इस बात को कि सही होती है। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना तो आयुर्वेदा का और ना ही होम्योपैथिक का। मैंने वो पढ़ाई भी नहीं की है, मगर बहुत मरीज आते हैं जो कि अपने अपने आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस बताते हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस से ग्रस्त हैं, जो सफ़र कर चुके हैं, और वो बताते हैं कि हम आयुर्वेदा में गए और हमने नेचुरोपैथी अपनाई और हमने इस तरीके का लाइफस्टाइल किया तो हमारा ये ठीक हो गया या हम फर्टाइल हो पाए। तो मुझे लगता है कि जो डायमेंशंस मुझे पता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। बट बिकॉज आई एम अ रोबोटिक सर्जन, आई एम अ एलोपैथ डॉक्टर, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे अपना जहाँ तक, अगर मेरा मरीज़ कन्विंस हो रहा है, समझ पा रहा है अपनी डिजीज़ के बारे में, तो जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो प्लेटर पर रखकर उन सबको समझाया जाता है कि एटलीस्ट पिक वन जो आपको पसंद आती है, जिससे कि फ्यूचर में बच्ची का जीवन बचाया जा सके। बट इफ़ दे आस्क कि कैन वी गो टू सम ऑल्टरनेटिव थेरेपी, आई डेफिनेटली से कहीं पर भी जाइए, करा लीजिए इलाज, क्योंकि एज आई सेड कि जिस डायमेंशन का मुझे नहीं पता वो वर्क नहीं करती, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी को है तो उनकी फर्टिलिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट है? तो फर्टिलिटी पे सबसे पहला इम्पैक्ट तो अगर हम शुरू से शुरू करें कि अगर आप सेक्स ही नहीं कर पा रहे, इतना पेनफुल सेक्स है, तो कैसे होगा? क्योंकि आपका हिट करता है वहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट गिरे पड़े हैं, ओवरी में भी, रेक्टम में भी।
दूसरी चीज़ है कि ओवरी के अंदर अगर इतना चॉकलेट कलर का ब्लड, ओल्ड कोलतार जैसा ब्लड भरा पड़ा है, तो ओवरी फंक्शनल तो है नहीं। एग तो एकदम चिपक गए हैं, बाहर प्लास्टर हो गए हैं, तो दे आर नॉट, यू आर नॉट रिलीजिंग एग्स। शुरू में जब छोटी सिस्ट होती है तो आपकी फर्टिलिटी ठीक रहती है, मगर जब सिस्ट बड़ी होने लग गई या बहुत सारी छोटी छोटी हो गई, तब आपके एग्स काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल ब्लड सब कुछ चिपका देता है, तो आपकी ओवरी के साथ आंत आके चिपक गई है, आपकी फलोपियन ट्यूब कहीं और जाके चिपक गई है। तो एक ओवरी और फलोपियन ट्यूब का एक अलाइनमेंट होता है, ओवरी से एग निकला और फलोपियन ट्यूब ने पिक किया, सो इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल अलाइनमेंट। बट इफ योर फलोपियन ट्यूब इज स्टक टू सम लैटरल वॉल और टू गट, और यहाँ पे ओवरी यहाँ पर है, या ओवरी भी इज स्टक टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस पीछे की तरफ, सो देयर इज नो अलाइनमेंट। इतनी दूर से फलोपियन ट्यूब कैसे पिक करेगी? तो फर्टिलिटी अगेन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अलाइनमेंट इज गॉन। यूट्रस के अंदर भर गया ब्लड, यूट्रस की वॉल्स के अंदर, अब उसको एडिनोमाइसिस कहते हैं। दैट यूट्रस इज नॉट फंक्शनल एट ऑल, इट कैन नॉट कैरी बेबी। तो हर तरीके से फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मतलब इस कंडीशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. और अगर ये कंडीशन जैसा आपने कहा कि क्यों होती है वो बहुत सर्टेनली नहीं कह सकते हैं, बट जिसे होती है तो उन्हें तो उनके फर्स्ट पीरियड से भी हो सकती है। मतलब अगर किसी को 11 या 12 साल में पीरियड आ रहा है तो उनको तब से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो आपने कहा कि एक प्रोबेबल ट्रीटमेंट ये है कि हम पीरियड्स को रोक देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कितने टाइम के लिए रोकते हैं, जनरली क्या किया जाता है, और फिर उसके बाद पीरियड्स होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर फर्टिलिटी के टाइम पर या जब उन्हें एक बच्चा पैदा करना है उस टाइम पर किस तरह से, हाउ डज इट प्ले आउट दिस होल ट्रीटमेंट? ओके, तो जैसे अगर एक अगेन आई वुड से कि अगर एक 20, 25, 21 साल की, अभी एक मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी इज़ जस्ट 21, शी इज़ स्टडिंग अब्रॉड, और वहाँ पर इतना पेन शी कुड नॉट कंटिन्यू, और यहाँ पर आई और अपने पेरेंट्स के पास कि मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी से ट्रीटमेंट भी नहीं होता और डायग्नोस्टिक भी नहीं होता। तो हमने जब उनका MRI कराया तो शी हैड full endometriosis in her ovaries and absolutely frozen pelvis and everything. 21 साल की हैं वो, तो उनको सभी ऑप्शंस दिए गए। उनको ये कहा गया कि देखिए पूरी फैली हुई है, या तो इसको पूरा सर्जरी करके पहले इसको रिमूव किया जाए एंडोमेट्रियोसिस को, या फिर अभी से ही कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए कि पीरियड्स भी रुक जाएं और ये धीरे धीरे सूखने लगे, कुछ इंजेक्शन से और कुछ दवाओं से। तो अगर हमें किसी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, सो देयर आर सो मैनी गर्ल्स, जैसे एक फ्री क्लिनिक चलाती हूँ मैं, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा भी हो सकता है, और वही अगेन यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो सस्ता भी है। तो एक ऐसी ही लड़की है जो 25 साल की है, किसी की हाउस हेल्प थी, उनको भगवान बीमारी देख के तो देता नहीं है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, उसको एंडोमेट्रियोसिस पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और उसकी छोटी बहन, तो वो तो एक लड़की थी, उसकी छोटी बहन अभी शायद 10th क्लास में है, उसका भी पीरियड्स का पेन इतना ही ज़्यादा था। तो उसकी माँ लेके आई, इसका एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा था, ये मैरिड है, वो लेके आई उनको, तो उसका भी उतना ही बुरा एंडोमेट्रियोसिस। वो 10th क्लास में, मतलब हाँ, 15-16 साल की रही। हाँ, और 1 साल से स्कूल छोड़ रखा है क्योंकि जा ही नहीं पा रही हैं, पेन इतना ज़्यादा है। तो अब उन्हें हमने इंजेक्शंस पर डाला और उसकी माँ को समझाया कि देखो ये इसका महीना बंद करके रखेंगे इंजेक्शंस पर डालकर, जब ये आप शादी के लायक हो जाएंगी, आप इसकी 22 में शादी करना है, 25 में, कभी भी करना है, शादी के लायक हो जाएंगी, शादी करेंगे, उस दिन हम इसका इंजेक्शन बंद करेंगे और उस दिन ये कंसीव करेंगी, क्योंकि तब तक हम उसकी फर्टिलिटी प्रिजर्व हो जाएगी। हमने इतने दिनों तक उसको इंजेक्शन दिया, जितने एंडोमेट्रियोसिस हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, आगे बनेंगे नहीं, एनाटमी रिस्टोर्ड रहेगी, तो शायद वो 20-22 साल में जब, या 25 साल में शादी करें, बच्चा कर पाएंगी। उस दिन देखा जाएगा सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि सर्जरी भी लाखों की है और इतनी छोटी बच्ची की करना भी नहीं चाहती थी मैं। तो उसको इंजेक्शंस पे डाल दिया। अब हर 3 महीने पे उसको इंजेक्शन लग रहे हैं। जब दोबारा वो मेरे पास आई 1 साल के बाद, मैं इतनी खुश थी क्योंकि स्कूल से तो नाम कटा चुकी थी, क्योंकि माँ तो उसकी हाउस हेल्प है, पूरा टाइम स्कूल के फीस तो दे नहीं सकती। फिर दोबारा से नाम लिखवा दिया था
और वो शी वॉज फिनिशिंग हर 11th एंड 12th एंड शी वॉज सो हैप्पी. शी वॉज वरिड, जैसे हर एक माँ होती है कि पीरियड नहीं आ रहे, डॉक्टर साहब बंद कर दें क्या इंजेक्शन, अब तो ठीक हो गई है, अब तो दर्द भी नहीं है, अब तो स्कूल में भी नाम लिखवा दिया है. मैंने कहा अभी मत करो, मैंने आपको तब भी समझाया था. वो लोग जल्दी समझ जाते हैं, वो आर्ग्यू नहीं करते हैं, वो गूगल ज्ञान नहीं लेके आते हैं हमारे पास. दो, आई एम नॉट टेलिंग कि आपको नहीं करना चाहिए, सब अपनी शंका तो पूछनी ही चाहिए, मगर उनको समझाया कि जब इसकी शादी करेंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इंजेक्शन भी बंद करूंगी, बच्चा भी कराऊंगी, उसकी चिंता मत करिए. तो जो सवाल था ये कि कब तक बंद करना है. अभी अगर उस 21 साल की लड़की जो कि बाहर अब्रॉड पढ़ रही थी, वो सर्जरी के लिए ओपन नहीं थी, तो उनको भी हमने 3 इंजेक्शन दिए. फॉर 3 months शी वॉज हियर. फिर हमने उनके यूट्रस में एक डिवाइस आती है मिरेना, वो डाल दी, क्योंकि उनको वहाँ पर इंजेक्शन लगाना बहुत आसान नहीं था. कितने इंजेक्शन लेके जाती, कोल्ड स्टोरेज कैसे मेंटेन करती. तो वो 5 साल की डिवाइस है. अब वो 5 साल की डिवाइस उसके यूट्रस में है तो वो पीरियड्स नहीं आएंगे उसको. So now she would be able to complete her graduation, post graduation, and then she would come back. So we have so many options on platter. You just have to see आपको कौन सी सूट कर रही है उधर. कब तक बंद करना है? Again, there was a patient who was 17 years, from the 17 years of age, was taking oral contraceptive pill till she came to me when she was 35 years of age. 17 साल तक मतलब? न्यूजीलैंड की थी वो. 17 साल पे उनको किसी वहाँ के डॉक्टर ने ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स नॉन साइक्लिकल तरीके से डाला. नॉन साइक्लिकल तरीका ये होता है कि अगर आप एंडोमेट्रियोसिस के लिए दे रहे हैं तो नॉर्मली अगर ओरल कॉन्सेप्टिव पिल देते हैं तो 21 डे का कोर्स होता है, 7 दिन का गैप होता है टू गेट योर पीरियड्स. मगर जब आप एंडोमेट्रियोसिस के लिए देते हैं तो आप 3 या 4 महीने इन टेंडम विदाउट गैप देते हैं. तो 21, ठीक है, तो 63 टैबलेट्स हो गया एक साथ. फिर आप 2 दिन का या 4 दिन का ब्रीदर देते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग हो जाती है, क्योंकि अगर नहीं देंगे ब्रीदर तो फिर भी विथड्रॉवल ब्लीडिंग हो जाएगी. या फिर और प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट आती है जो कि बिना गैप के दे सकते हैं. तो उनकी डॉक्टर ने इतनी समझदारी से उनको 17 साल की उम्र से शुरू किया नॉन साइक्लिकल ट्रीटमेंट. जब वो उनका इंडियन हस्बैंड थे अभी, व्हेन शी केम टू मी शी वाज 35 एंड शी वाज स्टिल ऑन दोज टैबलेट्स. हर यूट्रस, ओवरीज, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल. बट उस वक्त की जो उसकी रिपोर्ट थी उसमें एंडोमेट्रियोसिस था. एंड आई वाज सो हैप्पी. मैंने उसके डॉक्टर को इतना थैंक किया, उसको बोला आपके डॉक्टर इतने अच्छे, और आपने भी मानी ये बात, और आपकी माँ ने भी मानी ये बात. एंड देन शी कंसीव्ड नेचुरली विद मी, मेरे साथ, क्योंकि इंडिया में ही अब रह रही थी. मगर आप सोचिए कि यहाँ पर मैं किसी को बोलूँ कि 17 साल से शुरू करो और 35 साल में तुम्हारी शादी हो रही है, 17 साल तक आप कोई भी हार्मोनल दवा लेते रहो, इट्स एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर. एंड अगेन आई एम टेलिंग कि ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ या आई हैव अ फैक्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्मोनल पिल्स. आई एम जस्ट टेलिंग दैट वी डोंट हैव एनी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन. एंड इफ यू वांट टू सेव, you might have to take for that long. You might not, but might have to take. डॉक्टर कालरा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या आपको लॉन्ग टर्म में इनफर्टाइल बना सकती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है. इट्स अ मिथ. ओके, अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हॉर्मोन्स हैं और बहुत लो डोज हॉर्मोन्स हैं. इट्स अ वेराइटी ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल. मोस्टली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो दीज आर 100% इफेक्टिव, 100% रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, तो अगर कोई यंग गर्ल है तो वो कॉन्डम या बैरियर मेथड तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, बट उसके अलावा उसे प्रेगनेंसी से 100% प्रोटेक्शन के लिए सेफेस्ट मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है. ठीक है, और जैसे हमने कहा कि माँ चाहे कितनी भी बबल में रहे कि मेरी बेटी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, बट नाउअडेज यंगर गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्टिव एंड यू हैव टू गिव देम यू हैव टू ऑफर देम सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस. तो हेजिटेंट ना हो उसी पिल्स को एडवाइस करने में या लेने में, क्योंकि उनके लिए वो मोस्ट रिवर्सिबल भी है. द डे आई वुड स्टॉप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, नेक्स्ट मंथ आई वुड कंसीव. तो ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मेरी शादी इंटर्नशिप में हो गई थी और तब मैं 22 साल की भी नहीं थी. उस
वक्त के आगे मैंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ही लिए थे, क्योंकि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है और अभी पूरा करियर पड़ा है, पूरी पढ़ाई पड़ी है, उसके बाद की भी 4-5 साल की पढ़ाई मेरी बच्ची पड़ी थी, और हम खुद एज अ डॉक्टर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया था। और कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, जैसे मैं कॉन्टैक्ट्स लगाती थी उस वक्त, तो कॉन्टैक्ट्स नहीं लगा पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा ग्रिटी फील होता था, या किसी और को कुछ, बट हम लोग चेंज करके देते हैं और उससे उतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। नोजिया हो गया, लिटिल वाटर रिटेंशन, ये सब कुछ, ये सब माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और फ़ायदा क्या होता है? आपकी ओवरी को कैंसर नहीं होगा, आपके यूट्रस का कैंसर नहीं होगा, आपको फाइब्रॉइड नहीं बनेंगे, आपको एंडोमेट्रियोसिस नहीं होगा, तो आपके पीरियड्स एकदम साइकिल ठीक से आती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बार्गेन कोई बहुत बैड है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं ले सकते, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेंसिटिव वाला है, हार्मोनल, या फिर आपकी फैमिली में डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है, या कोई हार्मोनल कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपके डॉक्टर मना कर देंगे कि नहीं ये आपके लिए नहीं बनी है। मगर अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं, तो इससे आपकी बहुत सारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बीमारियां एक्चुअली खत्म होती हैं या नहीं बनती हैं। मतलब आपके आंसर में जो मुझे प्रोबेबल सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं, उनमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं, उनमें आपने इंजेक्शंस की बात की, उनमें आपने डिवाइस की बात की जो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है, आपने ये सर्जिकल इंटरवेंशन की बात की जिसकी वजह से भी हो सकता है, आपने कुछ महीनों या कुछ सालों तक पीरियड्स को बंद करने की बात की। तो बड़े सारे ऑप्शंस हैं और ये एलोपैथिक ऑप्शंस हैं। फिर दूसरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, उसमें भी आपने कहा कि आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ सोल्यूशन शायद हो सकता है, आप उसको नकार नहीं रही हैं। तो ये इतना एक सीरियस और सीवियर कंडीशन है, और अगर हम इसके बारे में खुद ही इतने कम एजुकेटेड हैं, तो जब हमारी कोई पार्टनर होते हैं, जब हमारी शादी होती है, तो मुझे लगता है ये तो एक बहुत ही ऐसा कंडीशन है जिसके बारे में ओपनली बात होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि एंडोमेट्रियोसिस जिनको होता है उनके लिए इंटरकोर्स करना, सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत पेनफुल होता है। और फिर ऑफ कोर्स आप शादी कर रहे हैं, आप फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि इंडिया में एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हम लोग इतनी बात करते हैं, या जिन पेशेंट्स को होता है वो इतने अवेयर हैं कि वो अपने पार्टनर्स को बताते हैं? क्या क्या सिचुएशन है इस पूरे, बिकॉज आपकी सेक्सुअल लाइफ का बहुत क्लोज कनेक्शन है एंडोमेट्रियोसिस से, राइट? तो ये तो कॉन्वर्जेशन बहुत ओपनली होना चाहिए। होना ही चाहिए। देखिए, अगर आज आप ये बात नहीं करेंगे और आपको पता है कि आपकी बेटी को एंडोमेट्रियोसिस है और वो पीरियड्स में भी इतनी पेन में रहती है और कांस्टेंट पेन है, प्रेशर है नीचे की तरफ, चाहे वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं भी है और आपको ये जानकारी नहीं भी है कि शायद वो उसकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी, मगर इतना समझ में आता है कि फर्टिलिटी भी काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। हम लोग खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये डिस्कशन किसी से करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें तो हाइड ही करी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आजकल के बच्चे काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छी कंपेनियनशिप है, कॉलेज में एक साथ होते हैं, सब कुछ है, और ये एक बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर एक लड़की को पेन है, अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, अगर उसको इतना वो दर्द में है, तो उसका बॉयफ्रेंड या जिनके साथ वो लिव इन में रहती हैं वो आते हैं एंड दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आई थिंक ये लोग ज़्यादा ओपन होते हैं टू डिस्कस द प्रॉब्लम एंड गोइंग फॉरवर्ड विद द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्योंकि उनके लिए कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर देन इतने मैच्योर हैं आजकल के बच्चे, वो फिक्सेटेड नहीं है इस बात पे कि इस वजह से बच्चा नहीं हो पाएगा तो लेट्स नॉट कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है। दे नीड फ्रेंडशिप, दे नीड कंपेनियनशिप एंड दे नीड देयर पार्टनर टू बी पेन फ्री। तो जब इस तरीके का कपल एक आता है हु इज़ ओपन टू द डिस्कशन, ओपन टू दी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एक बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट हमारा सिर्फ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट जो मदर्स का है या हमारा खुद का है अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर कोई 30-35 साल की भी लेडी आती है उसको भी समझाना मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ कैन बी एब्सोल्युटली पेन फ्री इफ़ यू ऑप्ट फॉर ट्रीटमेंट, इफ़ यू गो फॉर ट्रीटमेंट। अगर
आप इतनी पेनफुल लाइफ से, आपका बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ डिट्योरेट हो चुका है और आपके पास ऑप्शन है, और आप ये सोच रहे हैं कि हार्मोनल थेरेपी इज वर्स देन दिस पेन, तो गलत सोच रहे हैं। हॉर्मोन्स हमारे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। हॉर्मोन्स भी एक तरीके की दवा ही है जो कि आपको ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। तो और वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करेंगे और आपकी बीमारी को भी कम कर देंगे। लेकिन उससे पहले टू क्लोज दिस टॉपिक, यू नो, मुझे किस्सा याद आ रहा है। अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी डॉटर को एंडोमेट्रियोसिस है। अब ये उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा नहीं है, बट मैं ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी शादी की। एट द एज ऑफ 21-22 लड़की ने शादी कर ली है। उनके जो हस्बैंड हैं वो भी उन्हीं की एज के आसपास हैं, एक आधा साल शायद बड़े हैं, और बहुत जल्दी शादी कर रही है। तो जो आपके आंसर से मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि क्या अर्ली प्रेगनेंसी होके यूट्रस को निकाल देना, क्या वो एक ऑप्शन होता है हाँ, एंडोमेट्रियोसिस में? नहीं, नहीं। दैट इज नॉट एन ऑप्शन। यहाँ पे ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए नहीं है कि यूट्रस को निकाल देने के बाद एंडोमेट्रियोसिस ठीक नहीं होता है। वाओ, ठीक है, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हाँ, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस तो ऑलरेडी पेरिटोनियल में क्या जो आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स हैं, ओवरी, ट्यूब, रेक्टम, ब्लैडर पर आ चुका है। ठीक है, आपने यूट्रस, अभी मेरा एक पेशेंट आया जो कि सम 56 years old, uterus was removed for XYZ reason, whether it was adenomyosis or something else. She came to me that she was having blood stained urine and she was, उसको हर वक्त ये लगता था कि उसको अर्ज है यूरिन पास करने की बहुत दिनों से। यूटीआई का ट्रीटमेंट ले लेके थक गई, फिर एमआरआई, मैंने कहा जाइए आप एमआरआई करा के आइए। उसमें एंडोमेट्रियोमा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर था। एंडोमेट्रियोसिस का इम्प्लांट 2 to 3 सेंटीमीटर इम्प्लांट यूरिनरी ब्लैडर के अंदर था। फिर उसको हम रोबोटिकली गई, मैं रोबोटिक सर्जरी से ब्लैडर को के पास से एंडोमेट्रियोमा इतना मोटा सा उसका गोला निकाला, और लकीली ब्लैडर को इंजरी भी नहीं हुई, मगर होती तो भी कोई वो नहीं था। पूरा निकालने के बाद सोचिए उसकी हिस्टेक्टमी कब की हो चुकी है, यूट्रस कब का रिमूव हो चुका है, उसके बाद भी एंडोमेट्रियोमा था। तो अब जो दोनों ओवरी थी उनको निकाल दिया, क्योंकि अब वो 56 की भी हो गई थी, तो फैलोपियन ट्यूब, आपने सब कुछ भी निकाल दिया तो भी एंडोमेट्रियोसिस निकाल सकते। एंडोमेट्रियोसिस को ही निकालना है, सिर्फ यूट्रस निकालने से नहीं निकलेगा। अब आप बताओ, अगर आपकी फैमिली 25 पे कंप्लीट हो गई, आपने 3 बच्चे कर लिए, ठीक है, और आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आप बच्चेदानी निकाल दोगे? नहीं, फिर भी तो ओवरी तो है, हार्मोन तो प्रोड्यूस कर रही है। एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स तो हार्मोन से फिर बढ़ जाएंगे। ओवरी निकाल देंगे 25 साल की औरत की, तो वो तो मेनोपॉजल हो जाएगी, उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं, मेंटल एजिलिटी गई, इरिटेबिलिटी हो गई, हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो गए। तो आप ओवरी तो नहीं निकाल सकते 25 साल की। यूट्रस निकालना इज नॉट अ ट्रीटमेंट, ओवरी निकाल नहीं सकते, इसका मतलब ये रेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा कि ओवरीज निकाल, वो यूट्रस निकाल दिया जाए। एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स फुल्ली टू बी रिमूव्ड and then you have to take treatment. Just because you don't want to take hormonal treatment, तो चलो यूट्रस निकाल दो, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात की। अच्छा, हार्मोनल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। थायराइड एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है विमेन में, पीसीओएस, पीसीओडी भी है। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दीज इश्यूज दैट आर बिकमिंग कॉमन टू नाउ गर्ल्स एंड विमेन। हाँ, तो पीरियड्स के अराउंड एक तो ये पेन का ही है, हैवी ब्लीडिंग हो गया, पेन हो गया, और दूसरा पीएमएस भी है, और थायराइड और पीसीओडी तो है ही। पीएमएस को भी हम बहुत ही ज्यादा मजाक में लेते हैं। हाँ, बहुत। इनफैक्ट ऑफिस में अगर कोई आदमी गुस्से में है या कोई बॉस चिड़ा हुआ है तो कहते हैं ही इज पीएमएस, हाँ, है ना। तो पीएमएस का क्या ट्रूथ है? हाँ, होता क्या है पीएमएस? तो पीएमएस को प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम होता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लास्ट के कुछ दिनों में, पीरियड से जस्ट बिफोर पहले हाई होता है, जिससे कि वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, आप ब्लोटेड फील करते हैं, और मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यू फील वल्नरेबल। इट इज़ अ हार्मोन जो कि प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉजियस भी लग सकता है आपको, ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकती है आपको, नींद नहीं ठीक से आएगी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वही चीज़ें जो आपको अदरवाइज यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन हैंडल देम वेल, आप रोने लगते हैं, और
छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होने लगते हैं। मगर वही बात है कि हर महीने ही क्योंकि ये हो रहा है और हर महीने पीरियड्स के 5 से 10 दिन पहले हो रहा है, अ, तो हम लोग इस बात को ये कहते हैं कि अरे अभी जैसे माँ है, इसको तो हर महीने 5 दिन, इससे तो बात ही करना मुश्किल है। ये तो कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो सकती इन दिनों में तो इसके साथ। अ, तो हम लोग, क्योंकि वही बात है कि हम लोग जब बढ़ रहे थे तो ना तो अवेयरनेस थी, ना टाइम था किसी के पास, है ना। लोअर मिडिल क्लास में थे, रोज सुबह पोछा लगा के स्कूल जाना, शाम को आके फिर से पोछा लगाना, बर्तन मांजने, सब कुछ काम हमने करे हैं। मतलब घर के वो काम सारे करके जाने, कर आके करने, होमवर्क भी करना, खेलने भी जाना, उसमें आप पीएमएस जैसी चीज जो है उसके लिए टाइम नहीं था। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या पीएमएस पहले नहीं होता था, या जो थोड़े गरीब वर्ग के लोग हैं क्या उनको पीएमएस नहीं होता है? क्योंकि उनकी दिनचर्या इज प्रीटी मच द सेम। लाइक मेरी मदर जब बात करती है उनके टाइम में खेतों में जाना एवरीडे, ऐसा नहीं था कि आज पीरियड है तो आज नहीं जाना है, या पीरियड से 2 दिन पहले नहीं जाना है। तो जो एवरीडे चोर्स हैं वो हो रहे हैं, तो वो आपके एवरीडे एक्टिविटी को हैम्पर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस दिन अगर 10 काम करते थे तो अब पीरियड्स के 5 दिन आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप 4 ही काम करके यू कैन गेट अवे विद योर डे, राइट? या फिर आज की डेट में भी जो लोग लोअर मिडिल क्लास है, या थोड़े कम सक्षम है फाइनेंशियली, उन लोगों में क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है? उनकी लाइफस्टाइल तो वैसे ही चलती रहती है। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पीएमएस है उसका ट्रीटमेंट भी तो यही है ना। इफ इट इज अ रियलिटी, इफ इट इज अ डिजीज, इफ इट इज ट्रू, एंड इट इज ट्रू कि पीएमएस है और होता ही है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से है, तो क्या इसको लाइफस्टाइल ठीक करके, या लाइफस्टाइल एक बहुत ब्रॉडर टर्म हो गया, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कर कर अपने लाइफ में ठीक नहीं किया जा सकता? इफ जैसे मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या पेन भी अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं तो नहीं होगा। अगर आप उस दिन भी जिम जा रहे हैं, अगर आप उस दिन भी टीम एक्टिविटी में खेल रहे हैं, अगर आप अगर जैसे आपने कहा कि खेतों में जाने वाली लड़की खेतों में जा रही है, घर में काम करने वाली औरत घर में काम कर रही है, 4 और घरों के भी काम कर रही है, वो लेट के बैठ नहीं गई है कि 4 दिन उसके पीरियड्स हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी करने से कम हो जाता है। आप अगर कुछ उन दिनों में बहुत सॉल्टी पैकेटेड फूड या जंक नहीं खाते हो, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट, या बहुत प्रिजर्वेटिव वाला जिसमें कि सॉल्ट है, तो वाटर एब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी में, वो अगर नहीं खाते, तो हम लोग कहाँ खाते थे पहले? हम लोग के वंस अपॉन अ टाइम जब किसी शादी में जाते थे या कोई घर पर आता था तो समोसे आ जाते थे, तो बर्गर हमने सुने नहीं थे, नूडल्स भी हमें नहीं पता था क्या होता है, पिज्ज़ा तो नदारद ही था, लाइफ में कुछ पता ही नहीं है, चिप्स और ये सब नहीं होता चिप्स, था। पैसा भी नहीं होता था चिप्स खरीदने के लिए, तो मतलब जिनके पास होता था वो करते ही होंगे, मगर काफ़ी कम था उस ज़माने में। बच्चों को इतनी लिबर्टी नहीं थी कि आप इमीडिएटली ऑनलाइन मंगा लें या खा लें। अब आप इतना प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाते हैं जिसमें कि सॉल्ट है, लाइक मोस्टली ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से वाटर रिटेंशन ऑलरेडी हो गया, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, कुकीज़ हैं, या ये सारे जंक फूड हैं, तो उनकी वजह से भी आपको वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है। अब वही प्रोजेस्टेरोन जो किसी और, जो कि एक हेल्दी नॉर्मल घर की सब्जी दाल खा रहा था और ये सब नहीं खाया, तो उसको सिम्टम्स कम होंगे, मगर आपको थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम अपने लाइफ को मॉडिफाई कर दें, थोड़ा डिसिप्लिन कर लें थोड़ा, तो शायद बेटर हो जाएगा। ठीक है, आप वल्नरेबल हो जाते हैं क्योंकि आप स्ट्रेस, आजकल सारी बच्चों को स्ट्रेस है, और स्ट्रेस आपको इसलिए भी है कि आप इतना सोशल मीडिया से एक्सपोज्ड हैं कि आपको हर एक चीज़ पता है। अगर आपको छोटी सी चीज़ हो रही है तो आपको उसके बारे में 10 बातें पता है। जितना ज़्यादा पता होता है उतना ज़्यादा आप एंग्शियस हो जाते हैं। तो और जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन देखते जाते हैं उतना आपके ब्रेन में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो कम होता जाता है, आपका स्लीप कम हो जाता है। तो अगर स्लीप कम हो गया, अगर आपकी स्लीप हाइजीन नहीं होती है, तो भी आपको ये सारी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। यू आर वल्नरेबल, यू आर सेंसिटिव, यू डू नॉट फील लाइक योर सेल्फ, इरिटेबिलिटी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं पीएमएस में भी, मगर
मेरे ख्याल से, और अब तो हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ भी देते हैं, हम लोग इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के कैप्सूल्स देते हैं, विटामिन ई देते हैं, B6 के कैप्सूल्स देते हैं, उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आप वो रेगुलरली लेते हैं। बट देन अगेन लाइक योगा, एक्सरसाइज, जिम, स्लीप हाइजीन, ये सारी चीज़ों का तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं है कोई। डॉक्टर कालरा, आपने बहुत ही लेमैन की अंडरस्टैंडिंग में आ जाए उस तरीके से एंडोमेट्रियोसिस के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया। और हम हार्मोनल डिजीज़ेस की बात कर रहे हैं, आपने PMS को कवर किया कि क्यों उस टाइम पे लड़कियां ज़्यादा हार्मोनल हो जाती हैं। और अगर हमें ये समझ में आएगा, जैसे उसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं शायद जो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना हार्मोन कैसे बन रहा है, लेकिन आप वाटर रिटेंशन कितना हो रहा है, आप कैसा जंक खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, आप स्लीप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट के बारे में एटलीस्ट फ्रॉम दीज कॉन्वर्जेशंस लोग अवेयर होंगे कि हमें इस सब की भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की इम्पोर्टेंस अगर हम शुरू से उसको करेक्ट करके चलें, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कोई बहुत मैजिकल आउटकम की रिक्वायरमेंट की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, लेकिन हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई कब करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत ही वर्स हो चुकी है। जब आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ओवर द लिमिट्स हो गया है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप चीज़ों को लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की सोचते हैं और तब आप सोचते हैं कि इमीडिएटली कोई मैजिकल रिजल्ट्स मिल जाए। तो वील हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई एकदम मैजिकल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दिस आर स्मॉल प्रैक्टिसेस दैट आर बिल्ड ओवर टाइम, और इनके इंपॉर्टेंस को समझना और इनको हाईलाइट करना, स्पेशली यंगर जनरेशन जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है। लाइक यू सेड कि बहुत चीज़ें हो, जैसे एंडोमेट्रियोसिस किसको होगा किसको नहीं होगा, यू कांट टेल। अगर आपको है तो क्या फैक्टर्स आपके हाथ में है, यहाँ पर जो नॉलेज और विजडम आपने शेयर की उसमें से क्या समझदारी आप ले सकते हैं, एटलीस्ट उतना हम अपने लिए वो सॉल्व करना वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कालरा, फ्रॉम दिस होल प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज, एक और जो रह गया है दैट इज PCOS, PCOD। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से इसके बारे में काफ़ी बात हो रही है ना। काफ़ी लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है, PCOS PCOD क्या होता है पता है, मेरे ख्याल से 40% लोगों को होता भी है। होता क्यों है, हम क्या कर सकते हैं, एंड PCOS PCOD का फर्टिलिटी में आगे जाकर क्या इम्पैक्ट है? ओके, तो एक चीज़ तो जो बीच में थायराइड का था, वो उसके लिए 2 लाइनें बता देती हूँ मैं, कि थायराइड स्ट्रेसफुल लाइफ का एक पार्ट हो गया है हमारा। एक तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, और दूसरा थोड़ा फैशनेबल जो हम हो गए कि हम तो सिर्फ रॉक सॉल्ट खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। अगर वो आयोडाइज्ड नहीं है तो आपको फिर थायराइड हो जाएगा। सो यू हैव टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट। मोस्टली अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खा रहे हैं तो नहीं होता है, मगर आप अगर सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट खाते हैं तो फिर आपकी और सारी चीज़ें जैसे कि सोए, गोभी, टर्निप, ये सब कोई चीज़ें भी ब्लॉक करने लगती हैं आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को। तो आप सिर्फ वो चीज़ें छोड़ दें कि मैं कॉलीफ्लावर ग्रुप की सब्जियां नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है, ऐसे काम नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आप कुक करके खा रही हैं तो वो कुछ नहीं खराब करती हैं आपको। इफ़ यू आर कुकिंग कॉलीफ्लावर नाइसली एंड एवरी वेजिटेबल ऑफ कॉलीफ्लावर फैमिली और टर्निप फैमिली, तो आपके थायराइड को कोई नुकसान नहीं हो रहा या बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा। मगर अगर आप आयोडाइज सॉल्ट नहीं खा रही हैं तो ज़रूर अपना नुकसान कर रही हैं, अपने बच्चे का भी नुकसान कर रही हैं अगर आप उसको आयोडाइज सॉल्ट नहीं दे रही हैं और रॉक सॉल्ट दे रही हैं, सेंधा नमक दे रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि थायराइड में हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा एडवाइस ही आती है कि आपको सोया नहीं खाना है, कुछ तरीके के शायद प्रोटीन नहीं खाने हैं, कुछ तरीके के आपको डेयरी भी शायद अवॉइड करना है, कॉलीफ्लावर कैटेगरी वाले वेजिटेबल्स नहीं खाने। ये बहुत कॉमन एडवाइस है जो आती है, बट थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग कि ये सब छोड़ना नहीं है, कुक करके अगर प्रॉपरली खाते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्स फ्लोट करते हैं। और मुझे लगता है आयुर्वेदा और दूसरे अल्टरनेटिव लेंस से जब हम देखते हैं इन चीज़ों को, तो वहाँ पे भी एक ब्लैंकेट सोल्यूशंस की तरह से ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हालांकि इन सोल्यूशंस का अपना इंपॉर्टेंस है, बट इनको छोड़ देने से भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट, मैं भी ये मानती हूँ, क्योंकि मैं उस लाइन ऑफ थॉट से ग्रो की हूँ जहाँ पर कि हमें मेडिसिन नहीं खानी है, हमें मेडिसिन अवॉइड करनी है। वहाँ से लेकर आज मैं उस स्टेज पर हूँ कि इफ़ इट इज़ मेकिंग माई एवरी डे पीसफुल एंड फंक्शनल, तो इट इज़ ओके टू हैव अ मेडिसिन। और मैं उसी थॉट से, मतलब बहुत सफरिंग में रही कि अभी 3 दिन तक बुखार चल रहा है तो लेकिन हमें नहीं खानी है दवाई,
अभी सर दर्द हो जा रहा है, हालांकि मुझे सर दर्द नहीं हुआ, बट किसी भी तरह की कंडीशन की बात करूँ, इवन पीरियड्स की मेडिसिन की बात करूँ, तो मैंने खुद आई थिंक टिल द एज ऑफ आई थिंक 28-29 कभी मैंने सोचा ही नहीं कि पिल खा के अपनी आग्नि को सॉल्व किया जाए। और मैं तो इवेंट्स होस्ट करती थी 5-5 6-6 इंच के हील पहनकर, एक ग्लैमरस आउटफिट में। दिल्ली की सर्दी में कभी आप खड़े हो तो आप सर्दी से अलग परेशान हो, हील के दर्द से अलग परेशान हो, पीरियड्स के पेन में आप बहुत परेशान हो, लेकिन आपका ये माइंडसेट ऐसा है कि दवाई नहीं खानी है। तो मुझे लगता है ये कॉन्वर्जेशन अगर हम ओपनली करें और एक्सप्लेन करके करें तो शायद हम थोड़े ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे इन इस तरह की चीज़ों के लिए ना। अच्छा, हम लोग बात PCOD कर रहे थे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, सो लेट्स पिक अप तो दैट। पीसीओडी और पीसीओएस तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग मान ही लेते हैं कि है, ठीक है, हाँ मान ही लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसमें लिखा होता है बल्की ओवरीज, क्वेश्चन मार्क पीसीओडी, ठीक है। अब जब अल्ट्रासाउंड पे लिखा है तो फिर है ही, फिर तो अब वहां से शुरू करेंगे ट्रीटमेंट की, भाई पीसीओडी। पीसीओएस एंड पीसीओडी का क्लियर सिम्टम क्या है? अभी बता रही हूँ। हमें तो लगता है पीरियड्स नहीं आना, इरेगुलर होना, और वो लगता है मोटापे से भी हम उसे एसोसिएट करते हैं कि बहुत मोटापा है इसलिए पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, या इसलिए कम दिन हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में पीरियड खत्म हो जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस होल स्पेक्ट्रम। हाँ, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि पेशेंट लेके आ गया है ना, अब उसे समझाना है कि पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है, और आपको है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड को पीसीओडी हो सकता है, आपको नहीं है, ठीक है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम, ठीक है। अभी डी जब तक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो ओवरी तक सीमित है। सिंड्रोम बन गया तो इसका मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो गया कि अब आपको डायबिटीज भी हो गया, या तो प्री डायबिटिक हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और यूट्रस की लाइनिंग भी इतनी थिक हो गई तो शायद कहीं वो भी प्री मैलिग्नेंट स्टेज हो गया। तो सिंड्रोम का मतलब जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व हो गए उसी हार्मोनल इम्बैलेंस में, और डिजीज का मतलब जब तक वो सिर्फ ओवरी तक सीमित थी। तो अगर डिजीज ओवरी तक सीमित है तो क्या सिम्टम होंगे, पीसीओडी है तो क्या सिम्टम होंगे। तो अगर पीसीओडी है तो एक बच्चे को या एक फीमेल को पीरियड्स लेट आ रहे हैं, मतलब मुझे 40 डेज पर आ रहे हैं, 2 महीने पर आ रहे हैं, 6 महीने पर, किसी किसी को आते ही नहीं है, जब वो प्रोजेस्टेरोन की दवा लेते हैं बस तभी आ रहे हैं। 5 दिन की प्रोजेस्टेरोन की दवा ली तो पीरियड्स विड्रॉबल ब्लीडिंग हो गई उसको, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है अंदर। अभी 2 तरीके का पीसीओडी हो सकता है, एक ये कि मेरा बीएमआई हाई है, और एक ये कि मैं तो बहुत ही थिन और लीन लड़की हूँ फिर भी मुझे पीरियड 1 साल से नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि जेनेटिक भी हो सकता है और लाइफस्टाइल भी हो सकता है, तो जिसका बीएमआई हाई है, पॉसिबिलिटी कि उसको उसके लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है ज़्यादा है। ये अदर वे राउंड नहीं है कि पहले आपको पीसीओडी हुआ है फिर आप मोटे हुए हो, ऐसा नहीं है। पहले आपका बीएमआई हाई हुआ है फिर आपको पीसीओडी हुआ है। अच्छा, ठीक है, बट देन इट गोज इन विशियस साइकिल। तो अगर मैंने सब वही सारी चीज़ें, इफ़ आई डू नॉट स्लीप ऑन टाइम, अगर मैं रात भर जगी हूँ और लेट सो रही हूँ, अगर मैं जंक खा रही हूँ और बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा है मेरे उसमें, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरी गट हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपने इतना सब कुछ किया सबसे पहले गट हेल्थ अफेक्ट होती है आपकी गट बैक्टीरिया मरने लगते हैं, और वहाँ से शायद साइकिल शुरू कि आपका अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है, इफ़ योर मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट प्रॉपर, you whatever you're eating you are not able to metabolize properly, and to metabolize that pancreas starts increasing insulin secretion, इंसुलिन बढ़ रहा है मगर फिर भी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा क्योंकि योर गट इज गॉन, गट बैक्टीरिया मर गए हैं बिकॉज ऑफ स्लीप हाइजीन एंड ऑल जंक एंड एवरीथिंग, नो एक्सरसाइज। इंसुलिन हाई हो गया, इंसुलिन जैसे ही हाई हुआ आपकी बॉडी में, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो आप प्री डायबिटिक भी हो गए। इंसुलिन हाई होने से वो मेल हार्मोन जैसा काम करता है, मिमिक करता है मेल हार्मोन जैसा, तो फिर आपकी नेप ऑफ नेक पे ब्लैक कलर का एक लेदरी शुरू हो जाता है पैच बनना, एक्जिला में ब्लैकनिंग होना शुरू हो गया, अंडर ब्रेस्ट ब्लैक होना शुरू हो गया। अब क्योंकि वो मिमिक कर रहा है मेल हार्मोन को, तो ओवरी से भी
एग नहीं निकलने दे रहा, हर महीने जो एक एग बाहर आता, तो वो जैसे ही एग रिलीज होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में ब्रेक हो जाता है, दोज आर फेमिनिन हार्मोन्स। बट फेमिनिन हार्मोन बनने से पहले ओवरी में वो टेस्टोस्टेरॉन के फॉर्म में होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन ब्रेक्स इनटू एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन as soon as egg comes out, but now egg is not coming out because insulin level is high. Insulin mimics testosterone. Testosterone is a male hormone. It is not letting your ovaries function properly. अब वो टेस्टोस्टेरोन ओवरी में भी पेंट अप हो गया क्योंकि एग तो बाहर नहीं निकला। टेस्टोस्टेरोन अगेन कॉजेज एंड्रॉइड ओबेसिटी। मेल की यहीं पे ओबेसिटी होती है, फीमेल्स की थाई पे होती है, तो यहाँ पर आपकी आ गई। फेशियल हेयर आने शुरू हो गए, एक्ने शुरू हो गए, बॉल्डिंग या हेयर फॉल होना शुरू हो गया, सारी चीज़ें एक दूसरे से। अब जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा वो आपको पतला भी नहीं होने दे रहा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ने तो मेल टाइप की ओबेसिटी शुरू कर दी। तो बेसिकली ओवरीज कंफ्यूज हो गई हैं कि ये मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, नहीं, ओवरीज रिलीज कर देती ना एग, तो वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बन जाता, राइट। लेकिन वो रिलीज तो नहीं हो रहा है क्योंकि इंसुलिन लेवल आपका बढ़ चुका है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है। अब इतना इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि वो ओवरीज को रिलीज ही नहीं करने दे रहा। अब जब ओवरी से एग रिलीज नहीं होता तो बहुत सारे एग्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे एग्स का नाम है फॉलिकुलर सिस्ट। अब जब बहुत सारे एग्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको पॉलीसिस्ट कह दिया। वो सारी आपकी एग्स हैं, दोज आर नॉट सिस्ट, बट दे आर सीन इन बंचेस, क्योंकि एवरी मंथ वन एग हैज टू बी लाइक शुड हैव बीन रिलीज, जो अब रिलीज नहीं हो रहा है। तो अब पूरी पिक्चर हमें समझ में आ गई कि जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहे हैं बहुत सारे एग, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, और क्योंकि वो रिलीज नहीं हो रहे हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, तो ओबेसिटी हो रही है, एक्ने हो रहे हैं, फेशियल हेयर हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। कहाँ से शुरू हुई थी बात? हमने स्लीप हाइजीन नहीं किया था, खाना नहीं ठीक से खाया था, जंक खाया था, मेटाबॉलिज्म स्क्रू कर दिया था अपना, बीएमआई हाई हुआ, गट बैक्टीरिया मर गए और आपका इंसुलिन हाई हो गया। तो क्या पीसीओएस पीसीओडी इज 100% लाइफस्टाइल डिजीज? एब्सोल्युटली 100%। इट इज जेनेटिक ऑल्सो, लाइक सी ओवर द इयर्स वो हमारा जेनेटिक म्यूटेशन हो ही जाता है। हर एक बीमारी जो है वो जेनेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती है हमारे जीन्स में, किसी में है किसी में नहीं है। अब अगर जेनेटिकली आ गई है, आपकी माँ से आपके अंदर आ गई है, तो आप पतले भी हैं तो भी आपको हो जाएगा पीसीओडी। बट अगेन इफ यू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, जैसे अगर कोई इफ somebody is blessed with good metabolism और if a lean girl does not eat, मोस्टली लड़कियां जो बहुत पतली होती है वो एक्चुअली नहीं खाती हैं, ठीक है। अगर वो खा ही नहीं रही है तो मेटाबॉलिज्म का तो उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर वो सो भी ठीक से नहीं रही है, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रही है, वो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अगर किसी भी एक ऐसे पेशेंट को देखते हैं जो लीन पीसीओएस है, वो एक्चुअली दे आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जस्ट दैट दे आर नॉट ईटिंग वेल, ओके। वो उतना नहीं खा रहे जो कि मोटा हो जाए, मगर उनको भी 1-1 साल तक पीरियड्स नहीं आते। एंड वन सिंपल पिल वुड बी इफेक्टिव, वन पिल टू देम, एक्सरसाइज पिल। रोज 1 घंटे की एक्सरसाइज करें, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू बिल्ड देयर मसल्स टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, कार्डियो टू हैव गुड अदरवाइज सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग। एक लीन पीसीओएस को सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, वो मेरे पास है नहीं पिल जो मैं प्रिस्क्राइब कर सकूं, तो उनसे कहती हूँ कि आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करोगे, आपको जो 1-1 साल से पीरियड नहीं आ रहे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और कितनी देर में इम्पैक्ट आ जाता है एक्सरसाइज करने का, लाइफस्टाइल चेंज करने का? आई थिंक 2-3 महीने आप करिए, क्योंकि मैं दवाई देने में बहुत रिलक्टेंट रहती हूँ। कोई भी दवाई है अगर मैंने दी तो उनको लगता है कि हाँ इससे हो जाएगा, कुछ मैजिक पिल है, और वो एफर्ट नहीं डालते हैं। फिर वो 3 महीने तक दवा लेते रहेंगे, कोई एफर्ट नहीं होगा। तो आई सेड कि दवा देनी ही नहीं है मुझे, पहले आप अपना एफर्ट करके दिखाओ। द डे यू वुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, आफ्टर 2 months you'll start getting your periods। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर करिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें मत खाइए, जंक को कम करिए, इम्प्रूव योर गट बैक्टीरिया। आप खूब सारा कर्ड लीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए, कर्ड तो आपके घर में ही बनता है, आपको अलग से कोई महंगी प्रोबायोटिक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूव योर गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया बहुत जल्दी मर जाता है अगर आप स्ट्रेस में, अगर आप स्लीप नहीं प्रॉपर ले रहे हैं तो जैसे आप इम्प्रूव करते हैं गट बैक्टीरिया को, जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, आपका पीसीओडी ऐसे ही इवेपोरेट हो जाता है। हमने बहुत सारी बातें की अराउंड पीरियड्स एंड मेंस्ट्रुएशन।
एक टॉपिक जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बिकॉज यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, और हमने इतना ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन पे बात कर ली और मुझे लगता है अभी इतनी ही ज़्यादा बातें रह गई हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्टिलिटी, जिसके बारे में आई वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू यू। सबसे पहले तो आजकल इनफर्टिलिटी इतना कॉमन क्यों हो गया है, इवन इन यंग कपल्स? एक तो हम एज के साथ एसोसिएट करते हैं कि उम्र हो गई है तो डिफिकल्ट टू कंसीव है, और फिर ऑल्टरनेट मेथड्स हैं कंसेप्शन के, लेकिन यंग एज में भी बहुत कॉमन दिख रहा है कि लोग फर्टाइल नहीं है। वाई? तो 2-3 चीज़ें तो इसमें है ही। सबसेट ऑफ पीपल हैं, जैसे अगर आप स्मोकर हैं तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके फर्टिलिटी कोशेंट कम हो जाएगा, एग्स की फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है, नंबर कम हो जाते हैं, स्पर्म का भी मोटिलिटी कम हो जाती है, और नॉर्मल भी नहीं रहते, मोफोलॉजी भी कम हो जाती है। सो पहला तो यही है कि अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप वेप करते हैं, अगर आप किसी भी तरीके का एडिक्शन करते हैं, तो आपका फर्टिलिटी कम है, हो ही जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे अभी हमने पीसीओडी पीसीओएस डिस्कस किया, तो भी आपके एग्स नहीं रिलीज हो रहे, तो आपकी सो एवरी मंथ यू हैव टू हैव 1 egg to have a fertile cycle. If you are not releasing that egg for say 6 months, your fertility is gone to 50% per year. तो महीने में अगर आप साल में 2 ही बार एग रिलीज कर रहे हो, तो फिर कैसे आप प्रेग्नेंट हो गए? तीसरी चीज़ है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेबी प्रोजेक्ट, ठीक है? तो हमने कहा कि अब हमने प्लान करना है बच्चा। तो मेरे पास जब कपल्स आते हैं तो उनका ये रहता है कि 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, अभी तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, व्हाट टू डू? तो ट्राई करने का क्या मतलब है? हाउ मेनी डेज इन अ वीक डू यू हैव लव मेकिंग? वी डू ड्यूरिंग दैट फर्टाइल डेज। हाउ मेनी डेज हम लोग ओवुलेशन किट से चेक करते हैं, 2 दिन कर लेते हैं सेक्स। तो मैंने कहा, पूरे महीने में 2 दिन सेक्स कर रहे हो क्योंकि आप बच्चा चाहते हो 3 महीने से, उससे पहले क्या थी लव मेकिंग फ्रीक्वेंसी? नो, वी डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर, लाइक शी ट्रैवल्स, आई ट्रैवल, वी हैव उनका अलग टाइम जोन में रहता है काम, वो यूएस की शिफ्ट से करती हैं, मैं इंडिया की शिफ्ट से करता हूँ, तो हम लोग जो लव टायर्ड मेकिंग रहते हैं, 6 महीने में कभी एक बार हो जाता है, 3 महीने में कभी एक बार हो जाता है, ऐसा होता है। बट दैट इज द ट्रूथ ऑफ मैरिड कपल्स टुडे। वाओ। So do you understand? One is lifestyle. You are stressed. और जो लोग मैरिड हैं वो इस कॉन्वर्सेशन से बहुत रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोग नहीं है उन्हें लगता है शादी के बाद पता नहीं कितना फायर क्रैकर्स जैसा कुछ हो रहा है, बट दैट्स द शादी से ट्रूथ। पहले वाले ही कर रहे हैं, मुझे लगता है। Discussing with our friends, actually, a lot of my friends have entered their 40s, they were like कि हमें अब ये rekindle करना, these conversations are now of more relevance to us, और हम वो उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं कि कैसे रिकिंडल करें, बिकॉज दैट इज द रियलिटी कि आपका सेक्सुअल लाइफ तो खत्म सी हो जाती है, मतलब यू आर सो बिजी इन योर करियर्स एंड योर लाइफ, राइट? एंड सो यू वर सेइंग कि हाँ वो कपल्स इतना कम इतना फ्रीक्वेंसी कम है। और तो सबसे पहला, अच्छा हमारे सारे टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट वुड बी नॉर्मल, ठीक है, मगर एक नॉर्मल टेस्ट ये नहीं बताता कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो स्ट्रेसफुल ओवरीज ऑल्सो डू नॉट ओव्यूलेट। इफ़ यू आर सो स्ट्रेस्ड कि इस महीने पीरियड नहीं आने चाहिए मुझे, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी मैंने आज हमने सेक्स किया, कल हमने सेक्स किया, पिलो नीचे रख के लेट गए, हिले नहीं डुले नहीं, और and then another 15 days after ovulation you are all the time worried that period नहीं आने चाहिए, I should conceive, I have stopped doing exercises, walk पे जाना छोड़ दिया, exercise सब कुछ छोड़ दिया, और फिर आपको पीरियड्स आ गए, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस लेकर चेज कर रहे हो किसी चीज को कि अंदर का हार्मोनल मिलियो ही गड़बड़ हो चुका है। दूसरा, इतना स्ट्रेस लेके आप हस्बैंड से कह रहे हो कि आज तो करना ही है, कल तो करना ही है, आज ओवुलेशन का दिन है, वो बेचारा भी 18 घंटे, कई बार 10 घंटे 12 घंटे काम करके आया, उतना परफॉर्मेंस एंजाइटी दे रहे हो, उसका भी नहीं, is not able to perform. You have to understand that this is not how it works. अगर पुराने ज़माने में हमारे माँ बाप या उस ज़माने के लोग, they used to have entertainment out of sex, okay, love making. वो सुबह से शाम तक काम करके आए, शाम को अच्छे से सब फैमिली ने डिनर किया, and then they used to have sex. हर साल बच्चा पैदा हो जाता था, और यहाँ पर ये भी टास्क हो गया है कि अगर आपको बच्चा पैदा करना है तो उन 2 दिनों में आपको
सेक्स करने के लिए भी प्लानिंग करनी मतलब आज पड़ती से है. 30 साल पहले पीपल वर हैविंग मोर सेक्स देन व्हाट दे हैविंग नाउ, दैट्स द रियलिटी. एब्सोल्युटली, इतने स्ट्रेस्ड हैं आप, इतना काम है आपके पास, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो और सारी चीज ठीक होने के बावजूद भी इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, इफ योर sperms are okay, if you are ovulating every month, if we have seen follicular monitoring and you are ovulating every month, फेलोपियन ट्यूब भी खुली हुई है, पीरियड्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं हम कंसीव, तो आप समझ जाइए कि भाई आप सिर्फ उन 2 दिनों में कर रहे हैं, यू आर चेजिंग, यू आर स्ट्रेसफुल, एंड सिर्फ 2 दिन सेक्स करने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो आई जस्ट टेल देम कि ये इस तरीके से, मतलब मैं आपको सब दवाइयाँ भी दे दूँ, इंजेक्शंस भी दे दूँ, सब कुछ करने के लिए, फिर भी ये पार्ट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. लव मेकिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी. If you don't have time for that, just 2 days of or 3 days of sex around ovulation time, then it's going to take time. लेकिन क्योंकि हम आधी कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन से आते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है. नाउ वी हैव टू. एंडोमेट्रियोसिस तो करता ही है, सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो गया, ये सब चीज़ें तो हैं ही जो कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं, हाँ, जो कि बीमारियां, एक्चुअल बीमारियां हैं, जिसको कि हमें चेक करना ही चाहिए. किसी का यूट्रस नॉर्मल नहीं है, यूट्रस के अंदर एक पर्दा है जिसको सेप्टा कहते हैं, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं बड़े बड़े जो कि नहीं होने दे रहे. सो दीज आर डेफिनेट डिजीजेस जो कि है. Other than lifestyle, if you have absolutely otherwise normal uterus, normal cycles, but then you should have time to have love making, and you should have good lifestyle, so that you should not have a abnormal hormonal milieu, whether it's because of PCOD or because of something else. डॉक्टर कालरा, आजकल लोगों का लिबिडो इतना लो कैसे हो गया है? What are the factors that are contributing to it? हम लोग इतना खुद को प्रिम एंड प्रॉपर भी रखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, मेंटेनेंस पे ध्यान है, बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर सेक्सुअल लाइव्स, व्हाई इज इट सफरिंग सो मच और व्हाई इज इट सो बैड? I think mostly we are occupied mentally. Most of the time we are occupied. दिमाग से खाली होना पड़ेगा. हाँ, so मतलब दिमाग से आपको उस पर्सन के साथ होना पड़ेगा, है ना. व्हेन यू आर विद दैट पर्सन, इफ यू आर हैविंग गुड कॉन्वर्सेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. ओके, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एकदम आप बेड पर आए. और सो यू शुड हैव टाइम फॉर ईच अदर, यू शुड हैव नाइस कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर, कॉन्वर्सेशन वेयर यू आर नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम लुकिंग एट योर फोन और टीवी बाहर करने पड़ेगा बेडरूम सो से. व्हाट्सएप के मैसेजेस चल रहे हैं, मेल्स के आंसर्स चल रहे हैं, एंड यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट. एंड फॉर फीमेल you have to understand that mental connect comes first. Okay, for male, okay, he can perform below belt, but then again if he is so stressed, तो performance नहीं that होगा. urge only doesn't come. That doesn't come. मैं आपसे पूछने वाली थी कि यंग एज में फीमेल्स क्या करें ताकि उनकी फर्टिलिटी ठीक रहे, लेकिन आपने जो आंसर दिया उसमें सब कुछ हमने सुन ही लिया एक तरीके से. दैट वी हैव टू नॉट स्मोक, हमको एडिक्शन में नहीं जाना है, हमको अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है, और कुछ ऐसे तरह के आप मुझे टेस्ट बता सकते हो या कुछ ऐसे स्कैन्स बता सकते हो जो अर्ली 20s या 30s में करने चाहिए टू कीप जस्ट योर हेल्थ इन चेक, सेक्सुअल हेल्थ इन चेक. ओके, तो हमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, जो एक फेमिनिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, उसमें 3 चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना है. ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड एज अर्ली एज यू हैव ब्रेस्ट्स every year. Okay, as I said कि because of junk food, because of other factors, breast cancer बहुत जल्दी हो रहा है. ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं. एक कि आप ब्रेस्ट सेल्फ अवेयर हों और आप पीरियड्स के 5th डे पर खुद से ब्रेस्ट को एग्जामिन करें एवरी मंथ, because if you do every month, you know what is the consistency of your breast, what lies inside, how it feels, and if next month or after next month you feel something is not right, something is off, it was not there last month, you would directly come to the doctor. And most of the time, 90% of time, patient ही आता है बता के कि I am feeling something funny in my breast, please examine, and that's how we are able to diagnose. Otherwise बहुत late हो चुका होता है. So breast self awareness and examination every month, breast ultrasound every year before the age of 40. Okay,
after the age of 40 is mammogram every year. If you have a family history of breast cancer, mammogram every year. If you do not have a family history of breast cancer, after every 3 years also, good. Pap smear as soon as you are sexually active. So mothers or young girls, I would say here, should listen here. If you are sexually active, and even if you are not telling your mother, and most of the time a 17-year-old girl, I doubt that would be telling her mother, but you should have your own gynecologist. Gynecologists nowadays are non-judgmental. Don't worry. If you would go and you tell them that you are sexually active, they would do pap smear for you. Because as soon as somebody is sexually active, you should get pap smear. Because again, I'm telling you, this sexually transmitted virus HPV, अगर एक बार इन्फेक्ट कर देता है तो your chances of cervical cancer increases in future, which is not a good thing to have at younger age. HPV का वैक्सीनेशन लगवाइए, नहीं लगवा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हर साल पैप स्मेयर कराइए. तो ये हर साल या हर 2 साल या 3 साल? हर साल पैप स्मेयर, हर साल. अगर आपको HPV का वैक्सीनेशन लग गया है तो हर 3 साल पर. और जो आखिरी है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है यूट्रस, ओवरीज, पेल्विस का हर साल. वाई हर साल? क्योंकि ये बीमारियां नहीं थी पहले, एंडोमेट्रियोसिस भी नहीं थी, फाइब्रॉइड्स भी इतने नहीं होते थे. तो अगर हम हर साल करा लेते हैं तो हम कोई भी चीज़ को जल्दी डायग्नोस कर पाएंगे. डॉक्टर कालरा, आज हमने पीरियड्स को लेकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, फर्टिलिटी को लेकर बहुत सारी बातें की हैं. मोस्ट ऑफ इट इज़ आई ओपनिंग. जब ये कॉन्वर्जेशंस एक बहुत क्रेडिबल सोर्स से आती हैं तो और ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए उनको अब्जॉर्ब करना और उनके जो ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करना. क्योंकि जैसा आपने कहा, हम आमतौर पर काफ़ी सारी बातें ना ब्रश अंडर द कार्पेट कर देते हैं अपने घरों में कि ये तो नॉर्मल है. बहुत कुछ हमने ऐसा नॉर्मलाइज कर दिया है, स्पेशली अराउंड वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, जो जिसके बारे में शायद और बात होनी चाहिए. So I'd like to just thank you for taking time out and sharing all of this wisdom and knowledge with us. There is a lot that I want to talk even now and ask more questions, but I think we'll have another conversation for that. For now, I'd just like to thank you for your time. It was such a pleasure talking to you. थैंक यू वेरी मच. मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके, और ये तो खैर मेरा फेवरेट टॉपिक है ही, और मैं भी आई कैन गो ऑन एंड ऑन दिस, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर योर skill and wisdom and the medical knowledge. Thank you. Thank you for watching today's episode. I'm sure this episode has helped you, has educated you, and has made you more empathetic towards women bodies. And ये conversation को ज़रूर अपने friends और family के साथ share कीजिए, WhatsApp group पर share कीजिए, अपने status में share कीजिए, ताकि ये इतनी important conversation बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकें. Thank you for supporting us in this journey. If you like the work that we are doing, do subscribe to the channel and press the bell icon ताकि हर हफ्ते हमारे notifications, हमारे podcast के बारे में आपको information आती रहे. Thank you for supporting us so far. I'll see you in the next one. Namaste.